मैं ना आपको जाने बिना ही आपके बारे में काफी कुछ जानती हूँ। मुझे यकीन है कि आप अपने दिमाग में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। आपका सोचना, चिंता करना, स्ट्रेस लेना, गुस्सा करना, इसे आप चाहे जो भी नाम दें, बट मैं इसे आपका व्यस्त मन कहूंगी। और हाँ, मैं ये भी बता दूं कि मैं ये भी जानती हूँ कि आपके 99% थॉट्स निरर्थक यानी नॉट सो मीनिंगफुल होते होंगे। जी हाँ, ये सच है। आपके 99% थॉट्स बेकार हैं। एंड आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट फैक्ट यही है। वे आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। वे आपको खुशी नहीं दे रहे हैं। वे बस आपके दिमाग के रैम में जगह ले रहे हैं एंड अननेसेसरी सा खींचतान भी क्रिएट कर रहे हैं। सो डियर, आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी को, आपके रैम को अननेसेसरी रैंडम ख्यालों से बचाने का उपाय ढूंढना आपकी ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स योर बिलव्ड वन एंड इवन फॉर योर ओन सोल एज वेल। एंड गुड न्यूज ये है कि आप इस सीकिंग जर्नी में अकेले नहीं हैं। अगर आप चाहें तो आप भी सीधे सोचना सीख सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने लाइफ में फर्क दिखाई देने लगेगा। आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, आप ज्यादा खुश रहेंगे और आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। कुछ great thinkers are trying to help us by sharing their keenly observed analytical outcomes, and aesthetic narrator का तो काम ही रहा है आपसे कुछ ऐसा शेयर किया जाए जो आपके लिए और हम सब के लिए लाइफ चेंजिंग हो। सो इसलिए आज की हमारी बुक थिंक स्ट्रेट इसी बारे में है। ये आपके थॉट्स को बदलने और आपके लाइफ को बदलने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड है। आज की इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें, खुद के नकारात्मक विचारों को चुनौती दें, स्वयं के नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें, एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें, अपने लिए क्लियर गोल्स डिसाइड करें एंड उसे एग्जीक्यूट करें। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव बुक है जो हमारे सोचने के वे को चुनौती देती है, उसे चैलेंज करती है और क्लियर सोच की विकसित क्षमता को अनलॉक करने के लिए एक पावरफुल रोड मैप भी प्रोवाइड करती है। डिस्ट्रैक्शंस एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भरी दुनिया में दिस बुक सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट, helping us to avoid the noise and gain clarity in our thoughts and actions. इंट्रोडक्शन। आपने वो फ्रेज तो जरूर सुना होगा, दैट क्वालिटी ऑफ थॉट लीड्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि जिस वे से आपके थॉट्स चल रहे होते हैं, इस तरह की आपकी लाइफ डिजाइन हो रही होती है। मगर क्या थॉट्स को कंट्रोल करना इजी है? मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर सवाल बना है तो जवाब तो जरूर बना ही है। पर जब तक बुक्स है ना इस वर्ल्ड में, तब तक हर क्वेश्चन का आंसर मिलता रहेगा। और अगर आपने आज की बुक समरी की लर्निंग को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, तो ये तय रहा कि आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में होंगे एंड जिस वे के थॉट्स फिर आप जनरेट करेंगे, वैसे ही लाइफ आप अपने लिए डिजाइन कर सकेंगे। One of the popular productivity blogger, podcaster, and आज की हमारी इस बुक Think Straight, that is सुलझी सोच के ऑथर डेरियस फोरॉक्स ऐसे ही मिशन में सालों से लगे हैं। वो 2015 से हर वीक आपके लाइफ और काम को अनुकूलित करने के लिए यूजफुल टिप्स शेयर कर रहे हैं। उनके थॉट्स एंड वर्ड्स टाइम्स, NBC, फास्ट कंपनी इंक जैसे और कई पब्लिकेशंस में फीचर किया गया है। डेरियस 7 बुक्स के राइटर हैं, जिनमें इंटरनेशनल बेस्ट सेलर आज की हमारी बुक थिंक स्ट्रेट और डू इट टुडे शामिल है। वे वाइज एंड वेल्दी न्यूज़लेटर के निर्माता भी हैं,
जिसे हर हफ्ते 10,000 से ज्यादा लोग पढ़ते हैं। डेरियस को लोगों को उनके गोल्स को प्राप्त करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद करने का शौक है। उनका मानना है कि हर किसी में सफल होने की क्षमता होती है और वो ऐसे टूल्स और रणनीतियों को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है जो लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद कर सके। डेरियस आजीवन सीखने में दृढ़ विश्वास रखते हैं और वो हमेशा खुद को और अपने कौशल को सुधारने के लिए नए टेक्निक्स की तलाश में रहते हैं। आज की बुक थिंक स्ट्रेट, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ अपने विचारों को बदलने और अपने जीवन को बदलने के बारे में ही है। राइटर डेरियस फोरॉक्स का लॉजिक है कि हमारे विचार शक्तिशाली हैं और वे या तो हमारी मदद कर सकते हैं या हमें चोट भी पहुंचा सकते हैं। वो ये भी लॉजिक देते हैं कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख सकते हैं और हमारे विचारों को बदलने से हमारा लाइफ भी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की बुक एंड उसमें दिए गए सारे चैप्टर्स को डिटेल में समझते हुए अपनी लाइफ को चेंज करने के बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को सुनते हैं। दिस ऑडियो बुक इज ब्रॉट टू यू बाय एस्थेटिक नरेटर एंड नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट। यू बिकम व्हाट यू थिंक। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। 1869 में एक 27 ईयर का नौजवान हार्वर्ड से मेडिसिन की डिग्री पूरी करता है। इसी दौरान वो अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से भी जूझ रहा होता है। हालांकि वो मेडिसिन पढ़ रहा था लेकिन खुद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वो डिप्रेशन का शिकार था और अक्सर उसके दिमाग में आत्महत्या करने के विचार आते थे। वो सुसाइडल टेंडेंसीज फेस कर रहा था। इस नौजवान का नाम था विलियम जेम्स, जो आगे चलकर अमेरिका के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हुए और उन्होंने फिलॉसफी के स्कूल, जिसे प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है, उसकी फाउंडेशन रखने का क्रेडिट भी जेम्स को ही जाता है। जेम्स 3 साल तक डिप्रेशन में रहे और इस ड्यूरेशन में वो अपना ज़्यादातर टाइम यही सोचते रहते थे कि उन्हें सुसाइड क्यों नहीं करनी चाहिए। उन्हें पैनिक अटैक्स भी आते थे और उन्हें हैलुसिनेशन की प्रॉब्लम, जिसका मतलब जो नहीं है उसके होने का एहसास होना होता था और उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। एक्चुअली उन्हें ये प्रॉब्लम हेरिडिटरी से मिली थी बिकॉज उनके फादर को भी सुसाइडल टेंडेंसीज होती थी, क्योंकि उन्हें भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी और इसलिए जेम्स को लगता था कि उनकी मेंटल कंडीशन बायोलॉजिकल है, जिसका कोई सल्यूशन नहीं है, जिसका कोई इलाज अवेलेबल नहीं है। बट 1870 में उन्होंने इस बारे में एक अलग परसेप्शन से, एक अलग नजरिए से सोचना शुरू किया। जेम्स ने एक फिलोसोफर का लिखा हुआ एक ऐसे पढ़ा। उसमें समझाया गया था कि जब ह्यूमंस को एक साथ कई थॉट्स आए, मल्टीपल थॉट्स आए, तो उसके पास एक फ्री विल की चॉइस होती है। मीन्स किसी एक थॉट पर फोकस करना। इस ऐसे को पढ़ने के बाद जेम्स को ख्याल आया कि वो इस डेफिनेशन को अपने हैलुसिनेशन पर अप्लाई करके देखेंगे। इससे जेम्स को ये पता चला कि अगर ह्यूमंस चाहे तो वो अपने एक थॉट्स के बदले में कोई दूसरा थॉट्स चूज कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में यही आइडिया प्रैग्मेटिज्म का कोर बना, जिसकी फाउंडेशन उन्होंने कई साल बाद रखी थी। हालांकि जेम्स समझते थे कि हम अपने कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे मन में कई थॉट्स आते जाते हैं, लेकिन फ्री विल की वजह से आप चूज कर सकते हो कि किस थॉट पर आपको फोकस करना है। विच मीन्स कि इंसान अगर प्रैक्टिस करता रहे तो वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए।
अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई एम श्योर आपने भी ये बात कभी ना कभी तो ज़रूर फील की होगी। ये आपको लाइफ के हर फील्ड में सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है, चाहे वो आपका करियर हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो या आपकी लाइफ का कोई भी मैटर ही क्यों ना हो। हिस्ट्री के काफ़ी थिंकर्स इस बात से सहमत हैं। जैसा कि रॉल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हम हर वक्त सोचते रहते हैं। आपके एक्शंस आपके थॉट्स की ही देन है। अगर आपको अपने एक्शंस चेंज करने हैं तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। एंड आज की हमारी इस ऑडियो बुक में आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के बारे में और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दिस ऑडियो बुक इज ब्रॉट टू यू बाय एस्थेटिक नरेटर। Why do we need a book on practical thinking? Practical thinking के लिए हमें ये बुक क्यों चाहिए? So author Darius कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन एक बेहतरीन टूल है। ये किसी भी टेक्नोलॉजी, मशीन या इंस्ट्रूमेंट से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मास्टरी बुक के राइटर रॉबर्ट ग्रीन इस बात को बहुत अच्छे वे में कहते हैं। अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप प्यार कर सकते हैं या जिसके लिए जुनून, पैशन रख सकते हैं, तो वो है ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग, जो इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मैजिकल एंड ऑसम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल है। एक ऐसा टूल जिसकी कॉम्प्लेक्सिटीज की हम कभी था नहीं पा सकते और जिसकी डायमेंशनल पावर्स, एलिगेंस एंड यूटिलिटी के मामले में किसी भी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सब इस टूल के साथ पैदा तो होते हैं, मगर इसके सही प्रॉपर यूज के बारे में हमें पता नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे फैसले बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बेस्ड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम नॉर्मली खुद को तो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ समझते हैं, जिसके पास अब तक लिए गए सारे डिसीजंस और लाइफ की दिशा पर पूरा कंट्रोल है। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी सोच हमारी इच्छाओं से ज्यादा जुड़ी हुई है। हम फैसले अक्सर अपनी गट फीलिंग्स, भावनाओं के आधार पर और सही जानकारी के बिना ही ले लेते हैं। इस चैप्टर में ऑथर डैरियस कहते हैं कि ये बुक आपके लिए तभी काम करेगी जब आप अपना दिमाग खुला रखेंगे, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के लिए रेडी रहेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि अभी आप इसके लिए रेडी नहीं है, तो ऑथर कहते हैं कि आप अभी इस बुक से पीछा छुड़ा लीजिए। उनका कहना यह है कि या तो आप इस बुक को इस्तेमाल करें या फिर इसे छोड़ दें। यूज व्हाट वर्क्स, वही करें जो काम आए। पहले डैरियस भी हम सब जैसे ही थे। उन्हें अपने थॉट्स पर कंट्रोल करने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे कि आज वो खुश हैं तो कल बेहद उदास हो जाते थे। यहाँ तक कि उनसे डेली लाइफ की सिंपल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं हो पाती थी। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस, रीडिंग, जर्नलिंग और सोचने की मदद से अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करना सीख ही लिया। अब डैरियस अपने माइंड के गुलाम नहीं है और इसी रीजन से वो पहले से काफी ज्यादा सॉर्टेड एंड खुश हैं। वो अपने थॉट्स को खुद पर हावी नहीं होने देते, बल्कि उन्हें कंट्रोल करना उन्हें आता है। वो कहते हैं कि अब वो अपने दिमाग का यूज करते हैं, ना कि उनका दिमाग उनका यूज करता है। वो स्ट्रेट यानी कि सीधा सोच सकते हैं। स्ट्रेट सोचने का ये मतलब नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं या मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कितने ज्यादा अच्छे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने थॉट्स को सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाना। ऐसा करके आप एक खुशहाल, हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं।
आपको काम के और फिजूल के थॉट्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रैग्मैटिक्स एंड फंक्शनल साइकोलॉजी के पायनियर के रूप में फेमस जॉन डेवी का एक फेमस सेइंग है, जो काम करे वही सही है। बट दैट डजंट मीन कि हम जो कुछ भी सुने या पढ़े उस पर भरोसा कर लें। ऐसा करने से हम हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए अगर आप भी सुलझी सोच रखना चाहते हैं तो आप भी किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले शांत होकर फैक्ट्स को स्टडी करें, ग्राउंड रियलिटीज को रिलेट करें एंड एनालाइज करें और चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश भी करें, और तभी जाकर आप किसी भी डिसीजन पर पहुंचे। क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग। सुलझी सोच के लिए ट्रेनिंग चाहिए। हमारा मन एक मसल की तरह है जिसे हेल्दी और फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। नई चीज सीखना एक अच्छा तरीका है अपने दिमाग को फिट रखने के लिए, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि लर्निंग तो सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेड होती है, जैसा कि जब उन्होंने बैचलर या मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए पढ़ाई की थी। स्कूल में हम नए नए आइडियाज और स्किल्स सीखते थे जो हमारे सोचने और लाइफ को जीने का तरीका बदल देता था। लेकिन एक बार जब हम एक माइंडसेट के हैबिचुएटेड हो गए तो फिर उसे बदलना मुश्किल होता है। हम एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं और अपने माइंड के एक्सरसाइज करने के प्लेस में रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे अब आराम से बैठकर थोड़ा नेटफ्लिक्स एंजॉय करना है एंड चिल करना है, लेकिन हमें आखिर किससे रेस्ट चाहिए? क्या आपने कभी ये सोचा है? क्या ये ऑफिस के वो रेपिटेटिव टास्क हैं या वही जाना पहचाने से थॉट्स? जब तक वाकई में नेसेसरी ना हो हम शायद ही अपना दिमाग लगाना पसंद करते हैं। जैसे कि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तभी हम पढ़ते हैं, वरना तो हम आराम से बैठकर सोचते रहते हैं और मजे करते रहते हैं एंड सोचते हैं कि जाने दो, इसका फायदा ही क्या होगा। पॉइंट ये है कि हमारे माइंड को एक्सरसाइज चाहिए। स्ट्रेट थिंकिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। डेनिस ने एक डायग्राम क्रिएट किया ये दिखाने के लिए कि अनट्रेन्ड माइंड कैसा दिखता है। जब आपके थॉट्स आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो वो किसी पेपर पर लिखे डार्क और गंदी सी लकीरों जैसे नजर आने लगते हैं, जो आपस में बिल्कुल खिचड़ी की तरह लगते हैं। दैट मीन्स इसमें हैप्पी, सैड, पॉजिटिव, नेगेटिव और कंफ्यूजिंग थॉट्स एक साथ मिल जाते हैं और कुछ भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा होता, जो दिमाग में लगातार चलते ही रहते हैं। इसका सल्यूशन ये है कि आपको इस अफरा तफरी से क्लैरिटी की तरफ बढ़ना होगा, और यही हम आने वाले चैप्टर्स में भी सीखेंगे। फ्रॉम chaos टू क्लैरिटी, उलझन से सुलझन। 2014 में डेरियस नीदरलैंड में अपने होम टाउन से लंदन चले गए। उनके होम टाउन में करीब कुछ हजार लोग ही रहते थे, जबकि अकेले लंदन की पॉपुलेशन 7 मिलियन थी। जितना डेरियस ने सोचा था दूसरी जगह बसना उससे ज्यादा मुश्किल रहा। सबसे पहला सवाल था वहां रहने के लिए कोई जगह सर्च करना। डेरियस को लंदन में नई जॉब मिली थी। अगर वो अर्जेंसी में कोई अपार्टमेंट रेंट पर लेते तो लैंडलॉर्ड उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर ज्यादा रेट डिमांड करता, जो कि काफी ऑब्वियस था। इसलिए डेरियस स्टार्टिंग के 3 मंथ्स एक रेंटेड रूम में ही रहने का डिसीजन लेते हैं। कुछ डेज के बाद उन्होंने अपार्टमेंट ढूंढना शुरू किया जहां से वो घंटे भर के अंदर अपने ऑफिस तक पहुंच सके, क्योंकि वो ज्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करना चाहते थे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। एंड गाइस, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना। हमारी सारी प्लानिंग्स एज इट इज फॉलो होती है? नहीं ना। तो उनके साथ भी यही हुआ।
उन्हें लंदन आए 2 मंथ्स ही हुए थे कि उन्हें एक सस्ता 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल गया। उन्होंने रेंटेड अपार्टमेंट छोड़ दिया और अपने मकान मालिक के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया। डेरिस का भाई एंड उनके पेरेंट्स उनका सामान शिफ्ट करवाने नीदरलैंड से लंदन आए, बट डेरिस के पास इतना सामान था ही नहीं। उनकी तो सारी चीजें उनकी कार में ही फिट हो गई थी। अब बस उन्हें अपने नए घर की कीज लेनी थी और अपना सारा सामान लेकर वहां शिफ्ट करना था। उसके बाद वो आराम से बैठकर पॉपकॉर्न्स खाते हुए नेटफ्लिक्स देखते हुए चिल कर सकते थे। टेरेस को लगा कि ये सारे काम एक ही दिन में निपट जाएंगे, लेकिन ऐन मौके पर उनकी नई मकान मालकिन ने अचानक ही अपना मूड बदल दिया और उस अग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। उसने ये बात टेरेस को शिफ्ट होने के जस्ट एक दिन पहले बताई थी। अब टेरेस के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था एंड उनका सारा सामान गाड़ी में पड़ा हुआ था और उस रात वो बहुत परेशान थे एंड अपने पेरेंट्स के होटल रूम में रहे। टेरेस बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस करने लगे थे। उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी। डर और डाउट की सिचुएशन में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इस सारी सिचुएशन के लिए डेरिस खुद को ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि इस वजह से अब उनके पेरेंट्स को होटल भी छोड़ना पड़ सकता था। लेकिन फिर उन्हें लगा कि वो कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक हो रहे हैं। वो कुछ भी क्लियरली सोच ही नहीं पा रहे थे। डेरियस खुद पर हंसने लगे, क्योंकि वो छोटी सी प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे और फिर भी इतना परेशान हो रहे थे। सो नेक्स्ट डे वो एकदम रिलैक्स और टेंशन फ्री हुए एंड उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने माइंड को स्ट्रेट सोचने का ऑर्डर दिया। वो अपना माइंड केओस से क्लैरिटी की तरफ शिफ्ट करना चाहते थे। उन्होंने अपने माइंड को एक डायग्राम के जरिए इमेजिन किया, जिसके लेफ्ट साइड पर बेकार के थॉट्स की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें थी, जो उनके स्ट्रेस, चिंता और कंफ्यूजन से बनी थी। इसमें से एक एरो राइट साइड की तरफ जा रही थी, जहां एक क्लियर सर्कल था। यह सर्कल सिर्फ एक काम के पर्पस की ओर इशारा कर रहा था। डेरिस को फील हुआ कि अगर वो स्ट्रेट थिंकिंग अप्रोच चूज करेंगे तो सोल्यूशन ढूंढना ज्यादा इजी होगा। तो अब डेरिस ने स्ट्रेट थिंकिंग से कुछ क्लियर डिसीजंस लिए। सबसे पहले उन्होंने एक वीक के लिए खुद रहने के लिए एयरबीएनबी बुक किया और बाद में उनके मकान मालिक ने उन्हें फिर से कॉल किया और कहा कि वो उन्हें अपार्टमेंट रेंट पे दे सकती है, बिकॉज उन्होंने फिर से अपना डिसीजन चेंज कर लिया था। डेरिस को ऐसा फील हुआ कि वो बेकार में ही इतना स्ट्रेस और टेंशन ले रहे थे। सो गाइस, ऑथर की ये छोटी सी स्टोरी एग्जाम्पल है हमारी उन कमजोरियों का जो इंसान के अंदर होती है। हम तुरंत ही जज करने लगते हैं, तुरंत कुछ भी मान जाते हैं, अज्यूम करने लगते हैं, पैनिक भी करने लगते हैं और तुरंत नतीजे पर पहुंच जाते हैं। हम अक्सर गलतियां करते हैं और अपना फैसला बदल देते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल है और हम सबके साथ होता है। हाँ, अपने थॉट्स पर कंट्रोल ना होना वो नॉर्मल नहीं है। इस तरह के यूजलेस यानी कि बेकार के थिंकिंग एक्सपीरियंसेस के बाद डेरिस ने खुद को चेंज करने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने माइंड के केओस को क्लैरिटी के साथ बदलना सीख लिया। उन्होंने खुद को काम डाउन करना और शांत रहना सीख लिया था। वो अपने माइंड में सिर्फ काम के थॉट्स को ही आने देते थे। सो गाइस, अब हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि माइंड की क्लैरिटी आखिर कैसे अचीव की जा सकती है। A very brief history of thinking. सोच का अति संक्षिप्त इतिहास। अभी तक हमने ये देखा कि बेकार और अच्छे दोनों ही तरह के थॉट्स होते हैं। सारे थॉट्स इम्पोर्टेंट नहीं होते, इसलिए उनके बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है।
मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था कि यूनिवर्स हमेशा बदलता रहता है, वो परिवर्तनशील है और हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसा हमारे थॉट्स, हमारे विचार इसे बनाते हैं। तो जरा आप अपने चारों ओर एक नजर डालिए। आज गैजेट्स ने इंसान को चलते फिरते भूत में बदल दिया है। जॉब्स कम हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, सैलरी उतनी ही है पर कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि कदम से कदम मिलाकर चलना मुश्किल हो गया है। इंसान टेंशन और अनसर्टेनिटी में जी रहा है और वो खुद से ही पूछता है कि मैं सरवाइव कैसे करूं, कैसे ज्यादा पैसे कमाऊं, कैसे मैं अपने थॉट्स को सॉर्टेड, क्लियर एंड प्रोडक्टिव रखूं। क्योंकि अपने थॉट्स को कंट्रोल करना बेहद चैलेंजिंग होता है। 5th सेंचुरी BC में ना वर्ल्ड वाइड फिलोसोफर्स ने इस बात पर सहमति जताई थी कि इंसान का मन प्रॉब्लम सॉल्व करने का ही एक टूल है। आपकी लाइफ की क्वालिटी आपके थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। सोक्रेट्स, कन्फ्यूशियस, डेकार्ट, विलियम जेम्स, ये सभी ने सोचने के इफेक्टिव मेथड्स बताए थे। ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स हर चीज पे क्वेश्चन किया करते थे, यहाँ तक कि अपने थॉट्स पे भी। उन्हें वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट इंसान डिक्लेयर किया गया था एंड इस बात पे उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ एक बात पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। So guys, ये फैक्ट कि वो ये सोचते थे कि वो कुछ भी नहीं जानते, उन्हें और भी ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता था। ये है सोचने का एक तरीका। फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्ट 17th सेंचुरी में इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए थे। उन्हें दुनिया की हर चीज पर डाउट था, यहाँ तक कि खुद के अस्तित्व पर भी। वो कहते थे कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। उन्होंने नतीजा निकाला कि उनका अस्तित्व उनके सोचने की वजह से है। वो अपने थॉट्स के बारे में सोचा करते थे और उसमें कई तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थॉट्स उन्हें उसमें मिले। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि हमें अपने बिलीव्स एंड उसके सोर्सेस पर भी क्वेश्चन उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से बिलीव्स दूसरों के नजरिए या ओपिनियन से आते हैं। 1 मिनट के लिए आप भी ये सोचे जरा कि आपके अंदर ऐसे कौन से थॉट्स एंड बिलीव्स हैं जो किसी दूसरे से इन्फ्यूज्ड या फिर इन्फ्लुएंस हुए हैं। आपके पहले अजम्पशंस, दैट इज बिना कुछ जाने परखे कुछ बस ऐसे ही मान लेना, ये एक गलत अप्रोच है। पर फिर कौन से थॉट्स बेस्ट हैं? आपके अंदर फैक्ट्स एंड झूठ को समझने की काबिलियत है। विलियम जेम्स ने प्रैग्मैटिज्म को फर्स्ट अजम्पशन से हटकर फैक्ट्स एंड रिजल्ट पर फोकस करने के वे में डिफाइन किया। आपके थॉट्स का कोई प्रैक्टिकल पर्पस होना चाहिए, अदरवाइज वो बिल्कुल वेस्ट है। स्ट्रेट थिंकिंग का यही मतलब है। याद रखें कि आपकी लाइफ की क्वालिटी आपके थॉट्स की क्वालिटी पर ही डिपेंड करती है, इसलिए अपने थॉट्स को बुद्धिमानी से चूज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है। लाइफ इज नॉट लीनियर। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि लाइफ लीनियर है, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह सीधी चलती है। हम कई चीजों को सच मान लेते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के माइंडसेट एंड बिलीव्स को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टेरेस को लगता था कि वो कॉलेज ग्रेजुएट हैं तो उन्हें इजीली जॉब मिल जाएगी, लेकिन जल्दी ही उनके सामने कड़वा सच आ गया। लाइफ में कुछ भी ना सर्टेन या फिक्स नहीं होता और पैसा पेड़ पर नहीं उगता। पैसे कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कॉलेज की डिग्री से पैसे अर्न करने का कोई रिलेशन नहीं है। टेरेस को रियलाइज हुआ कि स्किलफुल होना कॉलेज डिग्री से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं
तो यानी आप उस काम में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हैं एंड अपने एक्सीलेंट स्किल्स की वजह से लोग आपको ज़्यादा पे करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। टेरेस ने ये भी सीखा कि अपने गोल्स को अचीव करना कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। हालांकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ एक स्ट्रेट एरो है जो आपको अपने गोल्स की तरफ ले जा सकती है। आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। हालांकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। आपके गोल तक पहुँचने का ये सफ़र उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन से भरा होगा। वो बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा ही नहीं। इसका रास्ता हमेशा टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार होगा। टेरेस खुद अपना बॉस बनने से पहले कई लोगों के लिए काम कर चुके थे। उन्होंने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया था जो चला ही नहीं। वो होपलेस हो गए एंड हार मान ली थी। टेरेस को तब रियलाइज हुआ कि सक्सेसफुल होने के लिए बैकअप प्लान की और दूसरे ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी। ये एक्सेप्ट कर लेना कि लाइफ सीधी नहीं चलती है हमें क्लियरली सोचने में हेल्प करता है। बिजनेस स्टार्ट करने के अलावा टेरेस रियल एस्टेट में भी इंटरेस्टेड थे। शुरुआत में वो लंदन या एम्स्टर्डम में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उसका कॉस्ट इन सिटीज में काफ़ी ज़्यादा था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने दूसरे ऑप्शंस ढूंढना शुरू किया। उन्होंने बढ़ते हुए रियल एस्टेट मार्केट्स की स्टडी की और आखिर में नीदरलैंड में अपने होम टाउन में ही जाकर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। यहाँ रेट्स भी कम थे और पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। उनके शहर में स्कूल और बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी। इसके अलावा टेरेस वहाँ काफ़ी लोगों को जानते थे क्योंकि वो पहले वहाँ रहा करते थे। जल्द ही उन्हें अपने होम टाउन में एक अच्छी सी डील भी मिल गई। सो गाइस, आप इस एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि अपने गोल्स अचीव करने के कई डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन फेल हो गया है तो आप दूसरा ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। एक और लेसन ये है कि पॉपुलर चॉइस हमेशा राइट चॉइस नहीं होती। आपको खुद डिसाइड करना चाहिए और फैक्ट्स के बेसिस पर ही किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। कनेक्ट द डॉट्स, डॉट्स को जोड़ें। हम सबका ब्रेन हमेशा काम करता रहता है। जब हम इनएक्टिव होते हैं या कुछ सोच नहीं रहे होते हैं तब भी ये काम करता रहता है। हमारी बॉडी के सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के साथ साथ ये उस तक पहुंचाने वाले सारे थॉट्स, इंफॉर्मेशंस, आइडियाज जैसी चीज़ों को भी स्कैन करता है। टेरेस कहते हैं कि उन्हें इस बात की टेंशन नहीं होती कि वो जो भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं वो यूज़ कब कर पाएंगे और कहाँ करेंगे। वो तो बस जो भी चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती है, जो भी चीज़ उन्हें क्यूरियोसिटी फील कराती है, वो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड कर लेते हैं, जो अल्टीमेटली उनका ब्रेन अलग अलग तरह से नेटवर्क में स्टोर करता रहता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, आप आगे देखते हुए डॉट्स को जोड़ नहीं सकते, आप उन्हें केवल पीछे की ओर देखते हुए ही जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि भविष्य में सभी डॉट्स किसी न किसी तरह आपस में जुड़ जाएंगे। सो गाइस, इन डॉट्स को जोड़ने का एक ही तरीका है, सीखना, गलतियां करना, ऐसी किसी भी चीज पर रिफ्लेक्ट करना जिसे आप अपने दिमाग में फीड कर सकें ताकि जरूरत होने पर ये आपको आउटपुट दे सके। फिल्टर योर थॉट्स, अपने विचारों को फिल्टर करें। हम दुनिया भर के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ब्रेन फिल्टर करने के लिए इवॉल्व हुआ है, पर ये मेंटल शॉर्टकट्स यूज करता है। ये शॉर्टकट्स हमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और जल्दी से डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। इन मेंटल शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जिसे हम एक जैसे प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करते हैं।
ह्यूरिस्टिक्स का एक एग्जाम्पल है ट्रायल एंड एरर मेथड। वैसे ये हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि करियर बनाने के लिए अगर आप ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करेंगे तो शायद सक्सेसफुल होने से पहले ही आपकी पूरी लाइफ उसमें निकल जाएगी। एक और इम्प्रैक्टिकल ह्यूरिस्टिक्स है सोशल प्रूफ। ये तब होता है जब हम वो फॉलो करते हैं जो दूसरे कहते हैं और करते हैं और हम खुद नहीं सोचते। वही फैमिलियरिटी यानी कि जाना पहचाना, एक ही रूटीन को फॉलो करना। फैमिलियरिटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमें कुछ बड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए रिस्क भी लेना होता है। इसलिए ह्यूरिस्टिक्स या मेंटल शॉर्टकट्स अक्सर नेगेटिव रिजल्ट्स दे देते हैं। ह्यूरिस्टिक्स से बेहतर है कि थॉट्स को फिल्टर करने और डिसीजन लेने के लिए प्रैग्मैटिज्म अप्लाई किया जाए, क्योंकि उसका बेसिक आइडिया है ट्रू इज व्हाट वर्क्स, यानी कि जो काम करता है वही सच है। जैसे कोई इंसान कह सकता है कि ड्रग्स लेने से मुझे फायदा होता है, लेकिन आपको इसका इंटरनल मीनिंग नहीं लेना है। एग्जाम्पल के लिए एक कहावत लेते हैं कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट्स, यानी जो सब्र रखते हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर के अंदर बैठ जाएं और अच्छे रिजल्ट्स का वेट ही करते रहें। इसके बजाय आप ट्रू इज व्हाट वर्क्स को थॉट्स के लिए एक फिल्टर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर सके। ट्रू इज व्हाट वर्क्स का मतलब है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना जो डायरेक्टली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। अगर इंफॉर्मेशन काम का नहीं है तो उसे नजरअंदाज कर दे। उस आइडिया को वो स्पेस दें जो आपकी लाइफ को बेटर बना सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए कई लोग मानते हैं कि बड़े शहरों में बड़े अपॉर्चुनिटीज होती हैं। टेरेस को भी तो यही लगता था और इसी वजह से ही वो अपने जॉब की तलाश में नीदरलैंड से लंदन आ गए थे और उन्हें हाई पेइंग जॉब मिल भी गई थी। लेकिन बड़ी जॉब्स अपने साथ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स एंड बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेकर आई। इसके अलावा उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्हें बड़े शहर तो एक्चुअल में पसंद ही नहीं है। बड़े सिटीज की हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, पोल्यूशन और भीड़ भाड़ वाली जगह उन्हें सख्त नापसंद थी। उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। तो फिर वो अपने होम टाउन नीदरलैंड रिटर्न आ गए और वहाँ वो कम काम में भी बेहतर अर्न कर सकते थे, बिकॉज स्मॉल सिटीज में कम खर्चे और ज्यादा शांति होती है। इसके साथ साथ वो कई लोगों को यहाँ जानते भी थे। 10 मिनट के अंदर वो पूरी सिटी में कहीं भी जा सकते थे। अब कुछ लोगों को ना ये जरूर लग सकता है कि यार डेरियस की लाइफ बहुत बोरिंग और बहुत डिससैटिस्फाइंग है, बट डेरियस के लिए यही बेस्ट था। ये उनके लिए काम कर गया और आपको भी वही करना चाहिए जो आपके लिए काम करे। इस तरह आप प्रैक्टिकल बन सकते हैं। सो ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो दूसरे लोगों के लिए सूटेबल हो वो आपके लिए भी इक्वली सुटेबल हो। ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर की सभी सूचनाएं। टेरेस कहते हैं कि जब उन्हें कोई डिसीजन लेना होता है तो वो खुद से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इस डिसीजन के आउटकम से मेरी लाइफस्टाइल बदल जाएगी? वो कहते हैं कि अगर हम भी अपने डे टू डे लाइफ में बार बार ये क्वेश्चन खुद से करें तो हमारे माइंड में चल रहे मैक्सिमम अनप्रोडक्टिव थॉट्स एंड अनयूजफुल इंफॉर्मेशंस अपने आप ही फिल्टर आउट हो जाएगी और हम ऐसे डिसीजंस ले पाएंगे जिसके रिजल्ट का सच में हमारी लाइफ में एक डीप इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कहते हैं कि आप वही करें जो आपको ठीक लगता है और अगर कोई इंफॉर्मेशन काम ना करे तो आप उसे नजरअंदाज करें। उस आइडिया को वो स्पेस दें
जो आपकी लाइफ को बेटर बनाए। नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी गाइस। अगर आपने ये समरी यहाँ तक सुन ली है तो प्लीज़ एक जेन्युइन सी स्माइल के साथ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये थोड़ी भी हेल्पफुल या फिर आपके लिए थोड़ी भी इम्पोर्टेंस ऐड करता हो आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ ऑलरेडी मेरी कुछ समरीज है जो पायरेसी की जिसका पायरेसी किया जा रहा है। मेरे कुछ वीडियोस जो वायरल गए हैं, मेरी आवाज़ को थोड़ा सा चेंज करके दूसरे क्रिएटर्स उसे अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू गाइस कि ये ओरिजिनल क्रिएशन है एस्थेटिक नरेटर चैनल का और ये ऑफिशियल चैनल नेम है, दैट इज़ एस्थेटिक नरेटर। बाय चांस अगर आप ये पायरेटेड ऑडियो किसी और प्लेटफॉर्म किसी और चैनल में सुन रहे हैं तो प्लीज़ एस्थेटिक नरेटर पे आकर हमें ज़रूर कमेंट करें, हमें ज़रूर बताएं ताकि हम फर्दर स्टेप्स ले सकें। इस सारी क्रिएशन के लिए मैं पूरी की पूरी बुक रीड करती हूँ, पूरी स्क्रिप्टिंग करती हूँ, रिकॉर्ड, एडिट एंड देन आपके पास ये वीडियो पहुँचती है। तो अगर ये कंटेंट पायरेसी का शिकार हो रहा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको ये वीडियो कहीं और मिले किसी और चैनल पे तो हमें क्लेम ज़रूर करें एंड वहाँ भी कमेंट करके बाकी लिसनर्स को ज़रूर बताएं। आपसे मुझे यही हेल्प की उम्मीद है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड नाउ लेट्स डाइव इनटू द नेक्स्ट चैप्टर। स्टॉप थिंकिंग। इंसान के माइंड में हमेशा थॉट्स आते रहते हैं, खासकर तब जब रात को उसे नींद ना आ रही हो। आपको अब तक एहसास हो चुका होगा कि आपके 99% थॉट्स बेकार होते हैं। ये आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में या किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझने में हेल्प नहीं करते। आप शायद अपना ज़्यादा टाइम सोचने में गुजारते होंगे, जैसे कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मेरी लाइफ बर्बाद ना हो जाए। लोग सोचेंगे कि मैं एक लूजर हूँ, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। मगर ऐसे थॉट्स का आखिर मकसद क्या है? क्या आपको इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझ रहा? यही तो बात है कि इन सवालों का ना कोई जवाब ही नहीं होता। ये बताए गए एग्जाम्पल्स बस बेकार के थॉट्स हैं। ये हमारी कोई हेल्प नहीं करते, मगर फिर भी हमें थॉट्स आते हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन बस यही है कि आप इन थॉट्स के प्रति अवेयर रहें। खुद को ब्लेम करने के प्लेस पे इन चीज़ पर फोकस करें कि कौन से थॉट्स इग्नोर करने हैं और कौन से थॉट्स डिसीजन लेने में काम आएंगे। टेरेस को भी कई सालों तक कुछ ना कुछ छोड़ देने का और हार मानने के थॉट्स आया करते थे। जब वो हाई स्कूल में थे तो वो पढ़ाई छोड़कर कोई काम करना चाहते थे। जब वो बास्केटबॉल खेलते थे तो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो गेम छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कई बार कुछ ना कुछ छोड़ने के बारे में सोचा था। जो चीज़ उन्हें पसंद थी उन्हें छोड़ने का ख्याल अक्सर उनके मन में आया करता था। आखिरकार डेरियस को रियलाइज हुआ कि बस अब बहुत हो चुका और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब बस वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। वो अपने थॉट्स के लिए अवेयर हो गए एंड उससे कहने लगे कि अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड शायद आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, पर ये तरीका काम करता है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के बाद डेरियस पहले से ज़्यादा शांत और खुश रहने लगे थे। उन्होंने हार मान लेने की या कुछ छोड़ देने की इच्छा को डर के तौर पर पहचान लिया था, लेकिन उन्होंने इसके आगे हार मानने से इनकार कर दिया और वो आपको भी कुछ ऐसा ही करने के लिए कहते हैं। इनसाइड योर कंट्रोल वर्सेस आउटसाइड योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में बनाम आपके कंट्रोल से बाहर। आप काम के और बेकार के थॉट्स के बीच फर्क कैसे करेंगे? तो चलिए हम आपको एक सिंपल सा रूल बताते हैं।
काम के थॉट्स उन चीजों के बारे में होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये रूल ऑटोमेटिकली आपके 99% अनवांटेड थॉट्स को फिल्टर आउट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत कम चीजें ही हमारे कंट्रोल में होती है। एक काम करते हैं, आप ना एक डायग्राम को इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सर्कल है जो आपकी लाइफ को दिखाता है। इसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल है। इस छोटे सर्कल के अंदर वो चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में है, और उसके बाहर जो कुछ भी है वो आपके कंट्रोल के बाहर है। इसलिए हमेशा इस छोटे सर्कल पर फोकस करें जिसमें आपके एक्शंस, डिजायर्स एंड आपके आइडियाज आते हैं। बेकार के थॉट्स का कोई पर्पस नहीं होता है, और वो उन चीज़ों के बारे में होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे कि हमारा पास्ट। जब तक आप अपनी गलती से सबक नहीं ले लेते, बार बार पास्ट के बारे में सोचना बेकार होगा। सेम यही चीज फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान होने पर भी अप्लाई होती है। काम के थॉट्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढना। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका ब्रेन उसका कोई ना कोई सल्यूशन निकाल ही लेगा। एंड दूसरा टाइप है नॉलेज को समझना। आपने जो सीखा है उसे अपने करियर, रिलेशनशिप और लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई करें। बस आपको इतना ही करना है, बाकी सारे थॉट्स बेकार हैं, और आप अपना टाइम और एनर्जी थॉट्स पर वेस्ट मत करें। पास्ट एंड फ्यूचर का स्ट्रेस लेने से कभी हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए सॉल्यूशंस ढूंढने और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करने पर फोकस करें, और बाकी दूसरी चीज़ों पर ध्यान ना दें। डोंट ट्रस्ट योर माइंड। अपने दिमाग पर भरोसा मत करें। इस चैप्टर में डेरिस ने मानसिक आवेगों दैट इज कॉग्निटिव बायसेस के टॉपिक में डिस्कस किया है। यहाँ वो समझाते हैं कि हमारे मन का भरोसा करना अक्सर हमारे विचारों को गलत दिशा में ले जाता है। मानसिक आवेग ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे डिसीजंस और सोचने के प्रोसेस को विकृत कर देते हैं। Cognitive biases are those elements of our minds that can distort our decisions and thinking processes. टेरेस बताते हैं कि हमारा माइंड अक्सर सोचने के लिए इजी पाथ पर चलता है, लेकिन ये इजी पाथ हमें गलत डिसीजंस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। टेरेस कहते हैं कि कॉमन कॉग्निटिव बायसेस such as confirmation bias, availability bias and anchoring bias हमें flawed decisions तक ले जा सकते हैं। इसलिए हमें अपने assumptions पर questions उठाना और different angles and perspectives को देखना आना चाहिए, ताकि हम अपने internal bias को control कर सकें। It's about understanding that we should stay away from self-confidence and search for the truth. इस चैप्टर का बेसिक एम हमें ये समझाना है कि हमें आत्मविश्वास से दूर रहना चाहिए और सच्चाई की खोज करती रहनी चाहिए। लुक एट फैक्ट्स। फैक्ट्स को देखें। लोग हमेशा चीजें अज्यूम कर लेते हैं, मीन्स बिना जाने परखे उसे बस सच मान लेते हैं। अगर कोई आपके मैसेज का रिप्लाई ना करे तो आपको लगता है कि उसे आपकी परवाह ही नहीं है। जब आपको कोई सॉरी बोलता है तो आपको लगता है कि वो जरूर झूठी माफी मांग रहा होगा। कभी आपको सर दर्द हो जाए तो आपको लगता है कि आपको कोई सीरियस बीमारी तो नहीं हो गई है, मगर ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये सब सिर्फ अजम्पशंस है एंड फैक्ट्स नहीं है। अजम्पशंस में ओपिनियंस, बिलीव्स, गेस करना एंड इमेजिनेशंस ये सब शामिल हैं। फैक्ट्स में रिसर्च, एक्सपेरिमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स शामिल हैं। बट कभी कभी हमारे लिए फैक्ट्स खोजना डिफिकल्ट होता है, और एल्स कभी कभी तो हमें इंस्टेंट डिसीजंस भी लेने होते हैं। तो ऐसे में हमें गट फीलिंग्स,
जिसे हम अंदर की आवाज में कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए और अपने उस काम में प्रोसीड करना चाहिए। आपको अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखना चाहिए। ट्रू वर्सेस अनट्रू, सच बनाम झूठ। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब है सारे असम्पशंस को रिजेक्ट करके सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस करना। लेकिन फैक्ट्स और सच के बीच एक फर्क है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या भगवान सच में है। साइंटिस्ट इस बात से सहमत नहीं होते क्योंकि उन्होंने उसका कोई प्रूफ नहीं देखा है, लेकिन उनकी राय का आप पर असर नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर भगवान का हमारे लाइफ पर असर है तो उनका अस्तित्व हमारे लिए सच है, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे ने एक बार कहा था, फैक्ट्स कुछ नहीं होता, केवल इसकी व्याख्याएं होती है। इंसान होने के नाते हम सिर्फ रियलिटी के इंटरप्रिटेशंस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम रियलिटी को कभी भी एक्यूरेटली कंफर्म कर ही नहीं सकते। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो रियलिटी नहीं है और हम सब बस एक ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं। हमें बस ये जानने की जरूरत है कि फैक्ट्स और सच सेम चीज नहीं है। टेक योर टाइम टू थिंक, आराम से सोचें। डेरियस हमें समझाते हैं कि विचार करने के लिए समय लेना कितना इम्पोर्टेंट है। उन्हें लगता है कि विचार के लिए समय न लेना अक्सर हमें गलत डिसीजंस पर पहुंचा सकता है। वो कहते हैं कि हमें अपने विचारों पर टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और टाइम निकालकर अपने माइंड की गहराइयों को समझना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ उन्होंने डिफरेंट एंगल से विचार करने के बेनिफिट्स को समझाने का प्रयास किया है, जो हमें सचेतता और समय निकालने के महत्व को समझाता है। लोग अक्सर ये मान बैठते हैं कि स्मार्ट लोग तुरंत सोच लेते हैं और वो भी इसी थिंकिंग का शिकार होकर खुद को भी वही बनने की कोशिश करने लगते हैं ताकि लोग उन्हें भी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट समझें। बट ये गलत असम्पशन है। फेमस थिंकर डेरेक सिवर्स कहते हैं कि वो सोचने में टाइम लेते हैं। वो आगे कहते हैं कि चीजों पर विचार करने में टाइम लगता ही है और जब आप तुरंत कोई जवाब दे देते हैं तो आप बिल्कुल भी सोच नहीं रहे होते। डेरेक ने खुद को ट्रेन किया है कि वो कभी अपनी पहली सोच पर बिलीव ही ना करे। डेरियस कहते हैं कि मेरे हिसाब से टाइम लेके सोचना हमेशा अच्छा होता है और अगर ऐसा करने से लोगों को लगता भी है कि आप कम इंटेलिजेंट है या बेवकूफ है, तो बेवकूफ आप नहीं, वो है जो ऐसा सोचते हैं। नो मोर क्विक डिसीजंस, जल्दबाजी में फैसला अब और नहीं। डेरिस कहते हैं कि हमारी तेज रफ्तार वाली दुनिया अक्सर हमें पूरी तरह से उनके रिजल्ट्स का विचार न करते हुए क्विक डिसीजंस लेने के लिए ही प्रमोट करती है। हालांकि उन्होंने ये क्लेम किया है कि टाइम लेने से और हमारे ऑप्शंस का मूल्यांकन करने से, उसे एनालाइज करने से हमें लॉन्गर रन में बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। By slowing down and carefully evaluating our choices, we can avoid impulsive mistakes and make decisions that align with our goals and values. That means कि हमारे options का विचार पूर्वक मूल्यांकन करने से हम तेज गलतियों से बच सकते हैं और अपने goals and values के साथ proper decisions ले सकते हैं। डेरिस कहते हैं कि हमें अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पेशेंस एंड थॉटफुलनेस को एनकरेज करना चाहिए। So guys, this chapter serves as a reminder to prioritize deliberation and mindfulness in our decision making endeavors for more favorable results. So next time से
जब आपको कोई तुरंत डिसीजन लेने को कहे तो आप अपने दिमाग में तुरंत आए थॉट्स पर अमल करने के प्लेस में उस पर और सोचने के लिए एटलीस्ट 1-2 दिन का टाइम, या अगर टाइम कम हो तो एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम जरूर लें, ताकि आप प्रॉपरली बिना पैनिक किए या फ्यूचर में अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आने से खुद को बचा सके एंड अपने लिए बेस्ट सूटेड डिसीजन ले सके। रिलीज योर माइंड, अपने दिमाग को मुक्त करें। टेरेस ये मानते हैं कि माइंड को बैरियर से फ्री करना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। वो समझाते हैं कि हमारे माइंड को लिबरेट करके इंडिपेंडेंट एंड काम रखना हमारे थिंकिंग एबिलिटी को एनहांस कर सकता है। ऐसा करने से हम अपने माइंड को और भी ज्यादा फोकस्ड एंड अंडर कंट्रोल रखते हुए अपने थॉट्स को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Darius inspires us to engage in various mindful and cerebral experiences to enhance the autonomy of our minds. क्योंकि अपने ब्रेन को ट्रेन करने का काम स्टेप बाय स्टेप होता है एंड इसके लिए हमें पेशेंस रखते हुए अपने माइंड को रिलीज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम नई चीज़ों को अच्छे से एक्सेप्ट करके अपने डे टू डे हैबिट्स में एब्जॉर्ब कर सके। ड्रॉ योर थॉट्स, अपनी सोच का चित्रांकन करें। लैंग्वेज इन्वेंट होने से पहले हमारे पूर्वज इमेज एंड ड्राइंग्स के जरिए कम्युनिकेट किया करते थे। ये बात तो आप जानते ही हैं। दुनिया के ग्रेटेस्ट थिंकर्स में से एक लियोनार्डो दा विंची अक्सर अपने थॉट्स ड्रॉ किया करते थे। उनकी नोटबुक्स हमेशा स्केचेस और आड़ी तिरछी लाइनों से भरी ही रहती थी। अब अगर आप उनके जितने ड्राइंग के एक्सपर्ट ना भी हो तो भी आप अपने थॉट्स को ड्रॉ करने का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइंग आपको अपने आइडियाज को विजुअलाइज करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये आपके मन में एकदम क्लियर रहती है। आप सिंपल स्केचिंग, ग्राफ या कार्टून्स कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आप अपने ओपिनियंस बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, प्लान्स बना सकते हैं या आर्टिकल्स के थ्रू आइडियाज ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टेरेस ने एक डायग्राम क्रिएट किया था, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है इन द चैप्टर फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, जिसमें लेफ्ट साइड में एक आड़ी तिरछी सी लाइंस होती है और एक एरो राइट साइड की तरफ एक क्लियर सर्कल की तरफ पॉइंट आउट करता है। ये डायग्राम इस बुक के कोर आइडिया को दिखाता है एंड ये डायग्राम आप इस बुक के कवर पेज में क्लियरली देख सकते हैं। बी योरसेल्फ, नॉट व्हाट यू शुड बी। वही रहे जो आप हैं, वो नहीं जो आप बनना चाहते हैं। रेने डिकार्ट ने कहा था, विश्व के बजाय स्वयं पर विजय पाएं। टेरेस हम सबसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जो मैं चाहूंगी कि आप भी नीचे कमेंट्स में अपने अपने आंसर्स जरूर लिखें। ये हम सबको एनालाइज करने में बहुत हेल्प करेगा एंड फन भी होगा। सो प्लीज कमेंट जरूर करना। आप क्या अच्छा करते हैं? आप क्या बुरा करते हैं? आप नई चीजें कैसे सीखते हैं? आपके अंदर किस चीज का पैशन है? आप क्या सबसे ज्यादा हेट करते हैं? बेसिकली मैं दूसरे वर्ड्स में पूछूंगी कि आप कौन हैं? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या आपको सच में पता है? क्या आपने इन क्वेश्चंस के आंसर पे कभी थॉट्स दिया है? अगर दिया है तो भी या नहीं दिया है तो भी आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप नीचे कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरेस कहते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम खुद को पहले अच्छे से जान लें, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो हम अपनी लाइफ से जुड़े इम्पोर्टेंट डिसीजंस गलत ही ले लेते हैं। जैसे कि हम अपने लिए गलत एजुकेशन चूज कर लेते हैं, गलत जॉब में घुस जाते हैं, गलत लाइफ पार्टनर भी चूज कर लेते हैं, गलत फ्रेंड्स और ऐसी बहुत सी गलत चीजें चूज कर लेते हैं एंड लाइफ टाइम उसकी वजह से सफर भी करते हैं। तो अब से बस आपको वो चीजें ढूंढनी है जो आपके लिए सही है
एंड वो नहीं जो बाकी सबको लगता हो कि आपके लिए जरूरी है, जैसे कि आपका लाइफ पार्टनर। आप किसके साथ ज्यादा कंपैटिबल फील करते हैं, ये डिसीजन सिर्फ आप ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का सवाल है। किसी और को क्या लगता है कि आपके लिए कौन बेस्ट सूटेड होगा, ये डिसीजन वो नहीं ले सकते। ये डिसीजन सिर्फ आप ले सकते हैं, और इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आप कौन हैं एंड आपको कैसा पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। ये सेम चीज हमारे एजुकेशन, हमारे जॉब में भी अप्लाई होती है। चलो, एजुकेशन के इनिशियल ईयर्स तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, बट लाइफ में आगे आपको कहाँ पहुंचना है ये आपको खुद डिसाइड करना होगा, अपनी कैपेबिलिटीज को जान के, ना कि ये डिसाइड करके कि आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं। ये चीजें बाद में मैटर नहीं करती, क्योंकि आपका करियर आपको अपनी पूरी लाइफ फॉलो करना होता है, एंड अगर उसके लिए आप पैशनेट ना हो तो डिसीजंस तो गलत हो ही जाएंगे। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। चिंतन के लिए समय निकालें। हम सबकी लाइफ काफी बिजी है, एंड इसी वजह से हमें कभी कभी सोचने का टाइम ही नहीं मिल पाता। अगर सोचना आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो इसे अपनी प्राथमिकता जरूर बनाएं। आप सोचने को अपनी डेली हैबिट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्राइंग के अलावा आप अपने थॉट्स को डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। आपको ऐसा करने से सोचने का मौका मिलेगा। आपको तो ये पता ही होगा कि काफी सारे सक्सेसफुल लोग जर्नलिंग करते हैं, डायरी लिखते हैं, जो लेसन्स उन्होंने सीखे हैं या जो गलतियां उन्होंने अपनी लाइफ में की है, और जो गोल्स वो अचीव करना चाहते हैं, वो सब अपनी डायरीज में लिख लेते हैं। आप अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख सकते हैं। इससे ना आप खुद को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। टेरियस ये भी एडवाइस देते हैं कि आपको अपने नोट्स वीकली रिव्यू भी करनी चाहिए। ऐसा करने से आप अपने मिस्टेक्स को रिपीट करने से बच सकते हैं और अपने प्रोग्रेस को भी प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकते हैं। माय मनी रूल्स, पैसों के नियम। टेरियस ने कुछ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकल मनी रूल्स शेयर किए हैं। सबसे फर्स्ट रूल है, जिस चीज की जरूरत ना हो उसे मत खरीदो। सेकेंड रूल, अपनी मंथली इनकम से 10% सेव करो। थर्ड रूल, लोन से, कर्ज से हमेशा दूर रहो। एंड फोर्थ रूल, किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करें जो अच्छा रिटर्न दे। और एक और बोनस रूल, फिफ्थ रूल, ये सिर्फ पैसा ही तो है, इसलिए कंजूस या मक्खी चूस मत बनो। ये रूल्स टेरियस की हेल्प करते हैं, क्योंकि वो पैसों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते। उनके सेविंग्स अकाउंट्स में इतना पैसा है कि वो 6 मंथ्स आराम से निकाल सकते हैं, और इतना टाइम उनके लिए काफी है अपने नेक्स्ट स्टेप्स को डिजाइन करने के लिए या नेक्स्ट प्लान करने के लिए। इन 5 रूल्स के साथ एक ही शर्त है कि आपको अपनी स्किल्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टॉक्स या रियल स्टेट्स में नहीं होती, बल्कि इसमें बुक्स पढ़ना, सेमिनार्स अटेंड करना और अपने स्किल्स को अपडेट करने के लिए टूल्स खरीदना भी शामिल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप न्यू लैपटॉप में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसे आप पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं। आपको ना हर साल लेटेस्ट आईफोन या लग्जरियस आइटम्स लाइक बैग्स, शूज या क्लोथ्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए अपनी इच्छा को रोकना होगा और खुद को डिसिप्लिन करने के लिए ट्रेन भी करना होगा। अगर इंसान सारे पैसे गवा दे तो दोबारा अर्न कर सकता है, मगर एक बार गया हुआ टाइम कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए पैसों के बारे में सोच कर अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए बस पैसों के साथ प्रॉपर बिहेवियर के स्किल को डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। बाय द वे, अगर आप साइकोलॉजी समझना चाहते हैं पैसों की, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को जरूर सुने।
एंड वैसे भी इस ऑडियो बुक के बाद नेक्स्ट आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में ही एक ऑडियो बुक मैं यहाँ पर लेकर आने वाली हूँ। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट्स कहीं आपसे मिस ना हो जाए। दिस ऑडियो बुक इज ब्रॉट टू यू बाय एस्थेटिक नरेटर एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू। Don't try to think your way out of everything. हर समस्या का हल खोजने की कोशिश न करें। अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो बेकार के आइडियाज हमारे दिमाग में ज़्यादा आते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेज सोचकर हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं निकाल सकते, बट हाँ, खुद को परेशान ज़रूर करते हैं। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि कुछ टाइम के लिए अपने दिमाग को या अपने ध्यान को भटकने दे और सोचना कंप्लीटली बंद कर दे। हेक्टिक डे के बाद जैसे हम घर आके अपने काउच में पड़े रहना पसंद करते हैं ना, ताकि हमारी बॉडी और उसके मसल्स को आराम मिले, ठीक वैसे ही अपने माइंड को भी रिलैक्स करना इक्वली इम्पोर्टेंट है, ताकि नेक्स्ट डे वो इफेक्टिवली काम कर सके। ये हमेशा याद रखें कि अपने हर प्रॉब्लम के लिए सल्यूशन निकाल लेना हर बार जरूरी नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ही बने रहने दे, उसे वैसे ही एंजॉय करें या फिर टाइम पे छोड़ दें। आप सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें। बी अनकन्वेंशनल, लीक से हटकर सोचें। टेरियस कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल अप्रोच को हेट करते हैं। वो मानते हैं कि रूढ़िवादी सोच का रिजल्ट भी रूढ़िवादी ही होता है। वो कहते हैं कि यूजुअली किसी भी चीज को देखने या समझने का एक ट्रेडिशनल वे होता है, उसका प्रोज एंड कॉन्स का लिस्ट बनाना एंड देन उन्हें कंपेयर करके डिसीजन ले लेना। बट ये मेथड उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था। वो कहते हैं कि हमेशा ही कई सारी ऐसी चीजें होती है, ऐसे रीजंस होते हैं जो बाकी के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इट्स हाई टाइम कि हम इस ट्रेडिशनल अप्रोच से बाहर आकर सिर्फ दो ही एंगल से, दैट इज अच्छा या बुरा, इस लिमिटेशन से बाहर सोचें और अपना दायरा बढ़ाएं, क्योंकि लाइफ ये या वो का नाम नहीं है। जब आप उस तरह से करना छोड़ देंगे जिस तरह से उन्हें किया जाता है, तब आप इन्हें उस तरह से कर पाएंगे जैसा आप उसे करना चाहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, बट मुझे तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैं इसे एक बार और रिपीट करती हूँ, क्योंकि मुझे तो ये रीड करने में ही बड़ी मजा आ रही है। सो ही सेज कि जब आप उस तरह से करना छोड़ देंगे जिस तरह से उसे किया जाता है, तब आप उसे उस तरह से कर पाएंगे जैसा आप उसे करना चाहते हैं। आई जस्ट लव दिस लाइन। तुम्हें अगर ये लाइन अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ओके? चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। डोंट आस्क व्हाई, मत पूछिए क्यों। डेनिस हमें 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स को हमेशा फॉलो करने की एडवाइस देते हैं। नंबर 1, हमेशा कोई भी इम्पोर्टेंट काम 2 बार जरूर चेक करें। नंबर 2, छोटी चीजें बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती है। एंड नंबर 3, किसी के साथ इम्पार्शियल, पक्षपात ना करें। सो वो कहते हैं कि कभी भी इम्पोर्टेंट बातों को ये कह के लेट गो या नजरअंदाज ना करें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पॉइंट ये है कि ऐसा करने से अननोइंगली हमें अपने काम को परफेक्टली ना करने की एक हैबिट क्रिएट हो जाती है, एंड ये हमें अपने गोल से काफी दूर भी ले जाती है। इसलिए जब आप लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या कोई रुकावट का सामना कर रहे हो, तो वहां रुक कर क्यों पूछने का कोई मतलब नहीं होगा। अपने प्रॉब्लम्स, बैरियर्स, चुनौतियों और गलतियों का सामना करते हुए आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये ना सोचकर उसे ठीक करने या उससे लेसन्स लेने के अप्रोच को डेवलप करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर जब हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हम सोचते हैं कि
आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये वाई, क्यों वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ आपको ट्रबल में डालेगा, आपके मेंटल पीस को ब्रेक कर देगा। रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, सल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा, बस आप परेशान हो जाएंगे। तो हर बार हर क्यों का जवाब ढूंढना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उससे आपको सिर्फ दो ही चीज करनी है। एक, या तो उसे ठीक करने का अगर कोई ऑप्शन है तो उसे ठीक करें, या फिर पिछले चैप्टर की तरह हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ना निकालते हुए उसे वैसे ही छोड़ दें। और दूसरा, अगर इस सारे सिचुएशन से आपको कोई लेसन मिल सकता है तो वो लेसन को वहां से एक्सट्रैक्ट करें, उसे समझें, उसे एब्जॉर्ब करें और आगे की लाइफ के लिए हमेशा उसे इम्प्लीमेंट करें। हर सिचुएशन से इतना निकालना भी हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए काफी होता है। थिंक अबाउट द डिटेल्स इवन मोर, और विस्तार से सोचें। डेनिस की ना एक फेवरेट लाइन है, द डेविल इज इन द डिटेल, विस्तार में पेच है। एंड सीरियसली जब मैंने ये लाइन रीड की तो मुझे भी ये इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया, बहुत अच्छा लगा। चलो मैं आपको इसको आगे डिटेल में समझाती हूँ। सो डेनिस को पहले कोई भी चीज जल्दी जल्दी करने की हैबिट थी। वो हमेशा ही जल्दी में रहते थे एंड इसी की वजह से वो किसी भी काम के डिटेल्स पे फोकस नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी लॉसेस भी होते थे। वो कहते हैं कि अब उन्होंने अपनी इस हैबिट को सुधार लिया है एंड वो डिटेल्स में हमेशा फोकस करते हैं। ये डिटेल्स बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, काम में, आर्ट में, एजुकेशन में, रिलेशन में एंड इन फैक्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप अपना प्रोग्रेस एंड ग्रोथ सच में चाहते हैं ना, वो चाहे फाइनेंस हो, साइकोलॉजिकल हो या स्पिरिचुअल, आपको हमेशा विस्तार में, डिटेल्स में जाना ही पड़ेगा। और इसे आप ना अपने अराउंड के सिनेरियो से भी बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। आप सोचिए, जब हमारे YouTube लाइक सोशल नेटवर्किंग की जर्नी शुरू हुई थी, उसके पहले हम बुक्स रीड किया करते थे, लेक्चर्स अटेंड किया करते थे, जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच था। जो हमारी दादी नानी कहानियाँ सुनाया करती थी, उसमें वो इत्मीनान से हमें चीज़ें सुनाया करती थी और फिर वहाँ से हमें कुछ लेसन्स मिलते थे। उसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स पे चीज़ें मेंशन होती थी जो हमें आगे चलकर अपनी लाइफ को चलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती थी। जब वो हम डिटेल एब्जॉर्ब कर रहे होते थे तब तो हमें पता भी नहीं होता था कि ये डिटेल्स हमें कुछ आगे ज़रूरी भी होंगी या फिर हमारे लाइफ के लिए इम्पैक्टफुल भी होंगी। बट जब आप डीप थॉट देंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल थी। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से शॉर्ट्स एंड रील्स के ज़माने में हमें हैबिट हो गई कि बस फटाफट से एंटरटेन हो जाओ, फटाफट से न्यूज़ मिल जाए, फटाफट से कोई हमें कुछ गॉसिप वाली चीज़ें बता दे, तो हम सब काफ़ी ज़्यादा सुपरफिशियल होने लगे। लेकिन एक टाइम आया जब लोग आज फिर से उन सुपरफिशियल चीज़ों से हटकर डिटेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप अपने YouTube में या अपने अराउंड के पॉडकास्ट पर ध्यान दो। आजकल लोगों को पॉडकास्ट कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है एंड वो पॉडकास्ट कितने लंबे ड्यूरेशंस के भी होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग दूसरों के एक एक डेढ़ घंटे की बातों को सुनने में इतना इंटरेस्टेड हैं? द रीजन इज इन द डिटेल। यहाँ वही स्टेटमेंट अप्लाई होता है, द डेविल इज इन द डिटेल, क्योंकि उन पॉडकास्ट के थ्रू आपको उनके लाइफ के डिटेल्स के बारे में पता चलता है एंड उन डिटेल्स को एब्जॉर्ब करके आप अपनी लाइफ में कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या चीज़ें सीखते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। ये सारी चीज़ें बुक में तो नहीं लिखी है, बट जब मैं ये चैप्टर रीड कर रही थी तो मैंने इसे इस वे से रिलेट किया। ये बिल्कुल मेरा मेरा थॉट प्रोसेस है। सो आपको इस बारे में क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। टेक थिंकिंग आउट ऑफ द इक्वेशन। सोच को इक्वेशन से बाहर निकालें।
आपने ऐसे काफी लोगों को देखा होगा जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, पर जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो वो गायब ही हो जाते हैं। डेरिस कहते हैं कि मेरे सोचने का एकमात्र गोल है कि मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ और इसलिए मैं किसी एवरेज डे के बारे में नहीं सोचता। वो मानते हैं कि हमें अपने सोच की क्वालिटी को इंक्रीज करनी चाहिए ताकि हमारे एक्शंस की क्वालिटी एनहांस हो सके। कितनी अच्छी लाइन है ना ये। इसके लिए आपको इस इक्वेशन को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज वर्क इज ग्रेटर दैन थॉट्स। और इसे हमेशा इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने आप को कुछ फिक्स्ड रूल्स एंड हैबिट्स के अराउंड बांध लेना होगा। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपने लिए ना कुछ फिक्स्ड रूल्स फॉर्म करने होंगे जो आपका एक डेली सिस्टम फॉर्म करे, और इसे प्रैक्टिस करने से ये सिस्टम आपकी बेकार की सोच को आगे इक्वेशन से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। और इसके बाद आपको तभी सोचना पड़ेगा जब ये सिस्टम आपके लिए काम ना करे या आपको वो रिजल्ट्स ना दे जो आपने एक्सपेक्ट किए थे। डोंट लिव विथ रिग्रेट्स। पछतावों के साथ न जिए। डेरे समझाते हैं कि पास्ट की गलतियां या छूट जाने वाले अपॉर्चुनिटीज पर विचार करना हमें आगे बढ़ने से रोकता है और पूरी तरह से प्रेजेंट में जीने से भी बचाता है। वो हमें अपने एक्सपीरियंसेस से, अनुभवों से सीखने के इम्पोर्टेंस को अपनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हर एक्सपीरियंस, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सेल्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ में योगदान करता है। कई बार आप इतनी टेंशन लेने लगते हैं कि लाइफ की छोटी छोटी खुशियां एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। अगर आप भी ये करते हैं तो टाइम है अपने थॉट से बाहर निकलने का और अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करने का, क्योंकि पास्ट के रिग्रेट से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता और ये आज का वक्त भी आपका बर्बाद ही हो जाता है। पास्ट में जाकर अपनी की हुई किसी गलती को आप बदल तो नहीं सकते और इस बात का रिग्रेट आई थिंक हर किसी को होता है, बट ट्रस्ट मी, आप इसमें चाहे अपना प्रेजेंट मोमेंट कितना भी उसके पीछे खराब कर दे, ना तो आप उसको बदल सकते हैं और ना ही आपके हाथ में कुछ हासिल हो सकता है, सिवाय इसके कि उन गलतियों से सीख ले कि आपको कौन सी चीजें नहीं करनी है और इसके साथ अपने प्रेजेंट को खुले दिल से एंजॉय करें। आगे वो गलतियां ना करें जिसके लिए आज आपको रिग्रेट्स हैं, और कोई ऐसी चीज है जो आपसे छूट गई है तो आगे की लाइफ के लिए वैसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करें। रिग्रेट्स में जीने का ना कभी कोई फायदा नहीं होता, तो उसे स्वहृदय स्वीकार करें। नेवर लुक बैक। कभी पीछे मुड़कर ना देखें। नॉर्मली बहुत सारे लोग अपने गुजरे हुए समय में ही खोए रहते हैं। ऐसे लोग अपना टाइम अपने पास्ट टेंस में ही गुजारते हैं। स्पेशली आज के टाइम पे लोग अपने अराउंड प्रेजेंट मोमेंट्स को फील करने के प्लेस में, उसे एंजॉय एंड एब्जॉर्ब करने के प्लेस में अपने फोन्स में पिक्स एंड सेल्फीज क्लिक करने में ही बिजी रहते हैं। डेरिस कहते हैं कि वो इमेजेस में मोमेंट्स कैप्चर करने के प्लेस में, लाइफ को लेंस के जरिए जीने के प्लेस में हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उनके अकॉर्डिंग लोगों के पास कभी इतना टाइम नहीं होता कि वो पीछे मुड़कर देखें, पुराने एल्बम्स या वीडियोस को देखें, लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ पास्ट में हुई कोई चीज को हम नहीं भूल पाते, चाह के भी उसे लेट को नहीं कर पाते एंड अननेसेसरी उससे अटैच्ड होके उसके बारे में सोचते ही रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, रिग्रेट्स करते हैं। लेकिन ऐसा करने से हम अपने प्रेजेंट में प्रॉपरली जी ही नहीं पाते। पीछे मुड़कर पास्ट को देखने का सिर्फ एक ही फायदा हो सकता है, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया, उससे लेसन्स लेना।
क्योंकि गुजरे हुए टाइम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए पीछे मुड़कर जरूर देखें, लेकिन बहुत देर तक नहीं। आपके आगे आपका पूरा प्रेजेंट और फ्यूचर है, सो उसमें फोकस करें। स्पेंड योर टाइम वेल। समय का सदुपयोग करें। कई बार आपको आउट ऑफ द बॉक्स यानी कुछ हटकर सोचने की जरूरत भी पड़ती है, पर कई बार आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ आप ही डिसाइड करेंगे कि किस सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या अप्लाई करना होगा। आमतौर पर एडवाइस यही दी जाती है कि सोचने पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव है। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो आपका सोचना कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। इफेक्टिव थॉट्स इफेक्टिव एक्शंस में चेंज होते हैं। इसमें ये थॉट्स भी शामिल है कि अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, अपना बिजनेस ग्रो कैसे किया जाए, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाए, कैसे न्यू आइडियाज क्रिएट किए जाए और कैसे अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। प्रैक्टिकल थिंकिंग के लिए हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन जरूरी होती है, और बाकी स्किल्स की तरह इसमें भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। मगर हर सिचुएशन एक मौका है अपने प्रैक्टिकल थिंकिंग को ट्रेन करने का। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बेकार के थॉट्स जैसे शिकायत करते रहना, खुद पर तरस खाना या डिप्रेशन में रहना, इन सब पर अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना टाइम केयरफुली स्पेंड करें और उसे अच्छे से बिताएं। इनर काम, आंतरिक शांति। स्ट्रेट थिंकिंग का एक फायदा जो आपको मिलता है वो है मन की शांति। चाहे लाइफ में जो भी हो, आपको हर सिचुएशन में शांत रहना है। इनर काम यानी कि मन की शांति का मतलब है अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखना। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये पॉसिबल है और आप डेली प्रैक्टिस से इसे अचीव भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसे माइंडफुलनेस भी कहते हैं और कुछ इसे मेडिटेशन। अब चाहे आप इसे जो भी कहें, पर इसे सीखने के लिए आपको 10,000 का कोर्स या कोई सेमिनार अटेंड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस आराम से बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें और उन्हें आने दें। यही है सिंपल मेडिटेशन। इनर काम या माइंडफुलनेस, आप चाहे इसे जो भी कहें, आप दिन भर में कई बार इनर काम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसे उठते, बैठते, एक्सरसाइज करते हुए, वॉक करते हुए, लिखते हुए, म्यूजिक एंजॉय करते हुए, कॉफी पीते हुए या और कोई भी काम करते हुए इसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। और इसके लिए ना तो आपको कोई योगा मैट चाहिए, ना ही कोई टीचर जो आपको आपके थॉट्स पर कंट्रोल करने में हेल्प करे, और ना ही इसके लिए आपको वेकेशन पर जाने की जरूरत है, लाखों स्पेंड करने की जरूरत है। आप इसे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। बस आपके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए। वही डिसाइड करो जो आपका मन करता है। जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करेंगे तो आप अंदर से सुकून और शांति खुद ही अचीव कर लेंगे। मेरे लिए ये बेस्ट टाइम होता है जब मैं म्यूजिक सुनती हूँ। आपके लिए कौन सा टाइम आपको इनर काम की तरफ ले जाता है? मैं जब म्यूजिक सुनती हूँ ना, तो अपनी बालकनी में एक कप ऑफ कॉफी के साथ आराम से ASMR मोड में अपने अराउंड हो रहे सारे साउंड्स को एंजॉय करती हूँ। चाहे उसमें चिड़िया की आवाज़ हो, कहीं दूर किसी घर में कोई बच्चा रो रहा हो, या कोई मीटिंग कर रहा हो, उसकी मीटिंग से आने वाली आवाज़ें हो, घर पे बर्तनों की आवाज़ आ रही हो, किसी दूर से किसी के घर के प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ हो। ऐसे अनगिनत बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे सुनते हुए मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करती हूँ, एंड ये मुझे पर्सनली इनर काम, मन की शांति देता है। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं।
अगर आपने ये ट्राई किया है तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें नीचे कमेंट करके। और अगर नहीं किया है तो आपकी एस्थेटिक नरेटर की एडवाइस पर एक बार ये ज़रूर करके अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करें। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस थोड़ा तो ज़रूर अच्छा लगेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दिस ऑडियो बुक इज ब्रॉट टू यू बाय एस्थेटिक नरेटर एंड लेट्स कंटिन्यू। थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ। खुद के आगे सोचें। सो गाइस, ये हमारी आज की बुक का लास्ट चैप्टर है एंड इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल पॉइंट्स देखेंगे जो ऑथर ने अपनी लाइफ में फील किए। अगर आप गूगल पर प्रैग्मैटिज्म को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिलॉसफी का ये स्कूल चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने बनाया था। वो जॉन हॉकिंस के फॉर्मर प्रोफेसर और लॉजिक एंड मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट थे। मगर अगर आप इसकी और गहराई से छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विलियम जेम्स ने 1898 में पर्ल्स को प्रैग्मैटिज्म का फाउंडर अनाउंस किया था। विलियम जेम्स पियर्स को तब से जानते थे जब वे दोनों हार्वर्ड में स्टूडेंट थे। पियर्स पहले एक वेल रिस्पेक्टेड एकेडमिक हुआ करते थे, लेकिन फिर कुछ सालों बाद उनकी पोजीशन एंड रेपुटेशन सब कुछ खो गई क्योंकि वो अपनी मैरिड लाइफ से जुड़े एक स्कैंडल में फंस गए थे। 1875 में पियर्स की फर्स्ट वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो शादीशुदा होते हुए भी एक दूसरी लेडी से प्यार में पड़ गए थे। उन्हें अपने पहली वाइफ से तलाक लेने में 8 साल लग गए और ये 8 साल पियर्स ने अपने लवर के साथ गुजारे। उनके कलीग्स ने जॉन हॉकिंस के ऑफिशियल्स को इस मामले की जानकारी दी थी। इसके बाद पियर्स को उनके प्रोफेसर की पोजीशन से हटा दिया गया था और बाकी यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें जॉब देने से मना कर दिया था। इसके बाद उनकी लाइफ काफी गरीबी में गुजरी, यहाँ तक कि उन्हें न्यूयॉर्क शहर की सड़क पर भी सोना पड़ा। उनके मुश्किल के दिनों में किसी ने उनकी मदद नहीं की सिवाय उनके एक पुराने फ्रेंड विलियम जेम्स ने। जेम्स अपने डिप्रेशन से बाहर आ गए थे और उन्होंने एक बुक लिखी जिसे क्रिटिक्स ने काफी सराहा। इस बुक का टाइटल था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उन्हें ये बुक पब्लिश करने में 12 साल लगे, लेकिन इस बुक ने उन्हें काफी फेमस बना दिया था और साथ साथ उन्हें हार्वर्ड में प्रोफेसर की पोजीशन भी दिलाई थी। यहाँ एक तरफ पियर्स का करियर खत्म हो गया था, वहीं दूसरी तरफ जेम्स अपने करियर के बुलंदियों पर थे। अब 1898 में दिए अपने एक लेक्चर में जेम्स ने पियर्स को प्रैग्मैटिज्म का फाउंडर अनाउंस कर दिया। जेम्स का मानना था कि साइंटिस्ट अपना टाइम थ्योरीज एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर वेस्ट करते हैं जिसका लोगों की लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट प्रैग्मैटिज्म कहता है कि आपके आइडियाज की प्रैक्टिकल वैल्यू होनी ही चाहिए। जेम्स ने प्रैग्मैटिज्म का क्रेडिट पियर्स को दिया, जिसके चलते पियर्स को सोसाइटी में थोड़ा रिस्पेक्ट मिला और मरने से पहले उनके कुछ पेपर्स भी पब्लिश हुए। विलियम जेम्स ने पियर्स के लिए जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था, पर यही चीज उन्हें महान बनाती है। बेशक वो प्रैग्मैटिज्म के पायनियर थे, लेकिन उन्हें अपने नाम या शोहरत की भूख नहीं थी, बल्कि उन्होंने सारा क्रेडिट अपने फ्रेंड को दे दिया, उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की। विलियम जेम्स ने एक बार कहा था, लाइफ का सबसे अच्छा यूज यही है कि इसे किसी ऐसी चीज पे लगाओ जो इंसान के मरने के बाद भी सदा बनी रहे। आपको शायद ये आइडिया इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसी चीज बनाने का क्या फायदा जो आप जीते जी देख ही ना पाए। हालांकि बात ये नहीं है, आपको इस प्रिंसिपल को माइंड में रखकर जीना है। वो कहते हैं कि डेली कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करने का सोचें,
कुछ ऐसा क्रिएट करें जो दूसरों के काम आए, दूसरों के लाइफ पर असर डालने का और अपने पीछे एक विरासत छोड़ जाने का। सो गाइस, इसी के साथ हमारी आज की बुक थिंक स्ट्रेट यहाँ पर एंड होती है। आपको ये बुक कैसी लगी? इस बुक में दिए गए सारे पॉइंट्स आपको कैसे लगे? उन सारे गिवन पॉइंट्स में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या वैल्यूएबल या अपने दिल के करीब कौन सा पॉइंट लगा? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं ना, तो मुझे और भी बुक्स को रीड करके उसके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग समरीज बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आपके फीडबैक्स बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ काफ़ी सारे फीडबैक्स मुझे ये मिले हैं कि मैं थोड़ा स्पीड इंक्रीज करूँ। शायद मैं बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हूँ, बट पॉइंट ये है ना गाइस कि जब मैं ये रीड करती हूँ ना, तो सिर्फ रीड करने के लिए रीड कर ही नहीं पाती हूँ। शुरू भले उस इंटेंशन से करती हूँ, बट इसमें लिखी हुई बातों पे मैं इतना बह जाती हूँ कि अपने आप वो फ्लो आ जाता है। मतलब मैं बस उसे फील करते हुए आराम से बोलती चली जाती हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अगर ये आप लोगों को इरिटेटिंग लगता हो। बट अगर मैं स्पीड इंक्रीज करने पे फोकस करूँगी ना, तो जो चीज़ें मैं रीड कर रही हूँ ना, तो वो मैं खुद एब्जॉर्ब कर पाऊँगी और ना ही उस रियल फील के साथ आप तक अपनी बात पहुँचा पाऊँगी। तो इसके लिए एक सजेशन है कि आप मेरे वीडियोस को ना 1.25 स्पीड इंक्रीज करके सुन लिया करो अगर आपको ये ज़्यादा स्लो लगता है, क्योंकि मैं ना अपने कंटेंट के साथ, अपने फोकस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहती और ये भी नहीं चाहती कि आप मेरी बातों को सुनते सुनते सो जाए। तो मैं अपने पेस को इसी तरह मेंटेन रखूँगी और आप चाहें तो अपने सेटिंग्स में जाकर स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपको भी ये एक्सपीरियंस ज़्यादा वैल्यूएबल लगे। सो इसी के साथ आपको ये सारी चीज़ें कैसी लग रही है मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर हमारी इस छोटी सी फैमिली का पार्ट आप नहीं बने हैं तो अभी जाकर एस्थेटिक नरेटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे लोग मेरे ऑडियो बुक्स को सुन तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपका सब्सक्रिप्शन आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, बट हम जैसे क्रिएटर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत सारे लोग मेरे इस फैमिली का पार्ट बनेंगे, अपने वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करेंगे और अगर आज का ये वीडियो, आज का ये ऑडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ एक लाइक ज़रूर कर देंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो बुक में बहुत जल्दी। Till then, take care of yourself. Aesthetic Narrator, signing off.